साथियों नमस्कार। दरअसल आज कल मैंने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दरअसल ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम जिसे दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होने वाले जितने भी संवैधानिक विकास है, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होने वाला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है और 1853 तक जाता है, और इसी तरह से जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है वो आपका 1858 से 1947 तक जाता है। तो मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया था रेगुलेटिंग एक्ट। दरअसल आज मैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको दोबारा थोड़ा रिवीजन कर देता हूं, आपकी याददाश्त को पुनः तरोताज़ा कर देता हूं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने सेक्रेट कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको बनाया था, इसका गठन किया था। इसका जो रेगुलेटिंग एक्ट है, दरअसल उस समय इसको चलाने के लिए जो निदेशक मंडल होते, इसको व्यापार को चलाने के लिए निदेशक मंडल, उसमें एक गवर्नर होता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और आपके होते थे 24 सदस्य। और इसको आपको बताया था कि इसको चलाने का इसका जो उद्देश्य क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का। इसका उद्देश्य ये था कि ये जो कंपनी, व्यापारिक कंपनी है, इस पर नियंत्रण रखना, इसको पर्यवेक्षण करना। इसके केंद्र कौन कौन थे? वो आपके केंद्र आपके थे, एक तो भारत में और दूसरा हमारा केंद्र था इंग्लैंड में। अब इसके पर्यवेक्षण के लिए दो संस्थाएं थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ही इनका चुनाव करते थे, और इसके चुनाव के लिए रेगुलेटिंग एक्ट के पहले इनकी अंशधारिता 500 पाउंड की होती थी। इसके बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तब इसकी अंशधारिता 1000 पाउंड की हो गई। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हमें जो चीज़ें सीखनी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम फिर से उसको रिवाइज किए दे रहे हैं। एक तो ये कि इसके जो प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी, इसके गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मैंने ये भी बताया था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आप इनमें चीज़ों को बहुत गहराई से ध्यान में रखिए, और परीक्षा में गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा। अब हम आपको बताते हैं कि इसके बाद इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण और कौन कौन से हैं। पहला तो जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, उसमें इसका वारेन हेस्टिंग्स था, उसकी परिषद के 4 सदस्य बहुत पूछा जाता है, फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन, बारवेल और क्लेवरिंग। ठीक है। इसके बाद 1774 में सर्वोच्च, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और सर्वोच्च न्यायालय में 4 सदस्य थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। मैंने थोड़ा वो भी बताया था, लिमेस्टर चैम्बर्स में घुस गए तो हाइड हो गए, छिप गए। खैर, वैसे भी याद रहेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। तो और इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन पे यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध यदि अपील करना चाहे तो प्रिवी काउंसिल लंदन में इसका आप जा सकते थे। दूसरा, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पे मतलब उपहार वगैरह लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं जो हमने कल बता दिए थे, दोबारा रिवाइज कर दिए। अब हम आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आज हम आपको इसमें 1784, इसके बाद 1793 चार्टर एक्ट, और कोशिश करेंगे यदि समय वो हो जाता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, तो 1813 का चार्टर एक्ट भी इसमें करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं,
मैं जिन पॉइंट्स को बार बार आपके सामने रख रहा हूँ, यदि आप इतना कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका एक एक प्रश्न, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका वो नहीं हो सकता, बच नहीं सकता कभी भी किसी परीक्षा में। और यहाँ के आए हुए प्रश्न यदि आपने सही कर लिए तो यकीन मानो आपको बहुत ज़्यादा बढ़त मिल सकती है। तो अब हम आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऐसा हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ। पहला पॉइंट में एक एक पॉइंट आप देखते जाइए। पहला पॉइंट, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक क्रियाकलाप अलग अलग कर दिए गए। राजनीतिक क्रियाकलाप अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, अलग अलग कर दिए गए। तो देखिए, जब इसके व्यापारिक और राजनीतिक अलग अलग कर दिए गए तो व्यापारिक क्रियाकलापों को यथावत रखा गया, कोई अंतर नहीं किया गया। लेकिन राजनीतिक क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसी के द्वारा परीक्षा में सीधे पूछ देता है कि नियंत्रक मंडल की स्थापना किसके तहत हुई। तो पिट्स इंडिया एक्ट, याद रखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल। ठीक है, ये नियंत्रक मंडल की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, ये इंग्लैंड में 6 सदस्यीय थी। 6 सदस्यीय ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? जाहिर सी बात है, इसका उद्देश्य था इन लोगों पर नियंत्रण रखना, किस तरीके से इसके राजनीतिक क्रियाकलापों को चलाया जाए। इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 6 सदस्यीय थी, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत हटाने का जो प्रावधान था वो सीधे सम्राट को होता था। किसी भी सदस्य को नियुक्त करना सीधे सम्राट के हाथों में था। तो आपको दूसरी चीज ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज क्या है इसमें? तीसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें गवर्नर जनरल की जो सपरिषद 4 सदस्यीय हुआ करती थी रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको 3 कर दिया गया। सदस्यों की संख्या गवर्नर सपरिषद गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या जो थी कितनी कर दी गई? 4 से कितनी हो गई? 3 कर दी गई। इसी तरह क्या किया? प्रांतीय परिषदों की संख्या, भी 4 से कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। ध्यान रहेगा। देखो, इन्हीं प्रांतों की जो सदस्य होते थे, इन्हीं को प्रांत के सेनापति भी बनाया जाता था। इन्हीं प्रांतों के सदस्यों को ही प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। देखिए, अब इसके बाद अगला, इस पॉइंट को आप इसी में रख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें और क्या किया जाता था, ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको यही सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। दूसरा, चूंकि गवर्नर जनरल को सदस्य संख्या भी कम कर दी गई, गवर्नरों को यदि प्रांतों की सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रांतों की सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया, यदि वो केंद्र के अनुशासन या केंद्र के अनुसार ना चल रही हो तो इस चीज को आप समझिएगा। छठवां पॉइंट इसका क्या है? छठवां पॉइंट ये था कि भारत में
जो अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, भारत में जो अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति थी, इनके अवैध कार्यों पर जो मुकदमा चलाना होता था, इसके लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट का गठन किया गया। अंग्रेजी अधिकारियों ये भारत में है, भारत में अधिकारियों के अवैध कार्यों के लिए मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, तो देखिए आपको एक चीज समझ लेना है। कंपनी के सर्वप्रथम पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार यथावत चलते रहे, इसलिए मैं टू द पॉइंट इधर उधर का इतिहास, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो इधर उधर की बात न पसंद करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मिर्च मसाला लगाकर इधर उधर की बातें, फिलहाल इतना ना तो समय है परीक्षा के लिए, और उन्हें ये लगता है कि तत्काल हमें कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो सीधे ज़्यादा दिक्कत की भी ना हो, ज़्यादा इधर उधर का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वो स्किप करके भगा कर भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला आपको क्या है, व्यापारिक और राजनैतिक अधिकार अलग कर दिए गए। व्यापारिक अधिकार सेम वैसे ही रहे, और आपकी जो राजनैतिक अधिकार हैं इनके क्रियान्वयन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इंग्लैंड में गठन किया गया। ये 6 सदस्यीय था, और इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? कि सम्राट ही करते था। इनके सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युत का कार्य सीधे सम्राट के हाथों में था। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की सपरिषद गवर्नर जनरल काउंसिल थी, इसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। प्रांतीय परिषदों की संख्या भी 4 से 3 कर दी गई थी। गवर्नर जनरल को प्रांतों की सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद अंग्रेजी अधिकारी जो भारत में नियुक्त थे, उनके अवैध कार्यों के लिए उन पर जो मुकदमा चलाना था, इसके लिए उनको इंग्लैंड में, देखो फिर भी कितना भेदभाव किया, इंग्लैंड में एक कोर्ट का गठन किया गया। अब मैं इसके बाद ये हो गया, इसके बाद मैं 1700 पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अब मैं अगला आपको जो हमारा टॉपिक है इसी के आगे का भाग है, वो है 1793 का चार्टर एक्ट ऑफ 1793। क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत थोड़ी सी बातें आपको याद, 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये है कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये तो पूछा जाने वाला नहीं लगता, लेकिन फिर भी, लेकिन इसका अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एक दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट? इसलिए क्योंकि इसमें जो बोर्ड ऑफ नियंत्रण जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, उसके सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना निर्धारित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन कहाँ से? भारतीय राजस्व से देना निर्धारित किया गया। मुझे लगता है ये बात समझ में निर्धारित किया गया, ये समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित शासन की जो लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। क्या? ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा
विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई और इससे संबंधित अधिनियमों और इसके अधिनियमों एवं विनियमों को व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया? करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया। ये तीन जो बड़े ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, तीन ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होने वाले तीसरा रूल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। इससे संबंधित परीक्षा में ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से कब से निर्धारित किया गया। तो आप ध्यान रखिए 1793 के चार्टर एक्ट से। अब मैं आपको आगे 1813 का चार्टर एक्ट बता रहा हूँ। यकीन मानो इससे ये 3 पॉइंट हैं, यदि आप याद रखेंगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करेगा, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करेगा। अब मैं आगे 1813 का चार्टर एक्ट बता रहा हूँ। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको अच्छे से। देखो एक बार 2 बार इनको आप देखिए, मैं बार आपके सामने इस चीजों को कर रहा हूँ। पहला कि 1793 का एक्ट में के 3 चीजें कौन कौन सी हैं ध्यान रखिए। इस कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश दूसरा, भारतीय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना निर्धारित किया गया। और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार आपसे कह रहा हूँ। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखिए, बार इस चीज को मैं इंगित कर रहा हूँ कि आपको कहाँ पे कोई भी पहले करिए बाद करिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। देखिए व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार अलग अलग कर दिए गए। व्यापारिक अधिकार यथावत वही निदेशक मंडल जो पहले 24 सदस्यों वाला होता था वही करता रहा। राजनैतिक अधिकारों को हमने क्या किया, राजनैतिक अधिकारों को क्रियान्वयन के लिए हमने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इन्होंने किया। कहाँ? इंग्लैंड में 6 सदस्य होते थे। ये कितने होते थे? 6 सदस्य होते थे। और इनकी नियुक्ति और इन्हें पदच्युत करने का अधिकार किसको दिया गया? उन्हीं को, सम्राट को ही था। अब इसके बाद इसमें इनकी जो गवर्नर जनरल की सब परिषद थी, काउंसिल, गवर्नर जनरल की 4 सदस्य होते थे, इसे 3 कर दिया गया। प्रांतीय परिषद को घटाकर 4 से 3 कर दिया गया। प्रांतों को बर्खास्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। और आपका जो एक अगला पॉइंट है कि वो अंग्रेजी अधिकारी जो भारत में नियुक्त थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट का गठन किया गया। मुझे लगता है कि आप 2 बार 3 बार हर बार एक पॉइंट को रखेंगे, 10-20-25 मिनट का वीडियो होता है और उसमें आप 2-3 बार देख लेंगे कि शांति से तो आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ 1813 का चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ये देखिए इसमें क्या है, देखिए बहुत सिंपल, बहुत पूछा जाने वाला एक्ट है। ये इतना पूछा जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए भारत में ईसाई मिशनरियों को बसने और धर्म प्रचार की छूट दी गई। इससे भारत में ईसाई मिशनरियों के बसने, धर्म के प्रचार की छूट दी गई। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश व्यापारियों एवं इंजीनियरों को भारत में बसने की छूट दी गई, छूट प्रदान की गई।
भारत में बसने की छूट प्रदान की गई, लेकिन एक शर्त थी, इनको इसकी आज्ञा या इसकी आज्ञा किससे लेनी होती थी? नियंत्रक मंडल से। इसकी परमिशन थोड़ा अंग्रेजी में लिखा, इसकी परमिशन आज्ञा नियंत्रक मंडल से लेना अनिवार्य था। नियंत्रक मंडल से लेना अनिवार्य था, ठीक है, बिना इसके आप नहीं कर सकते था। तीसरा क्या था? भारत में भारतीयों की शिक्षा, भारतीय शिक्षा पर इस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो मुझे लगता है ये चीज आपको इधर से प्रदान किया गया। अब 4 नंबर आते हैं। देखिए ये पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर तो अब अगला जो पूछ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन छोड़कर किसको? चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर। लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार को छोड़कर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर प्रतिबंध तो लगाया गया, लेकिन ये ध्यान रखिए, इसलिए इस प्रश्न को 2 तरीके से पूछा जाता है। यदि ये पूछा जाए कि व्यापारिक एकाधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया पूर्ण रूप से, तो या चीन और चाय के उसमें, तो ये आपको ध्यान रखना कुल मिलाकर के 1813 के एक्ट के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर। अब आप अगला पॉइंट क्या है इसका? अगला पॉइंट जो है आपका क्या है? तो देखो इतनी चीजें आपको आ गई होंगी। हाँ, तो हमने कौन कौन सी चीजें आपको बताई? एक तो इधर 1813 के एक्ट के द्वारा व्यापार पर। एक और पॉइंट है, सब परिषद जो स्थानीय जो होती हैं संस्थाएं, इन पे करारोपण का स्वायत्त संस्थाएं थी, स्वायत्त शासी संस्थाएं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को, ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण कर दिया गया। अगला पॉइंट क्या है? स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो यही है, कौन कौन से? पहला, शिक्षा पर जो आपका जो शिक्षा पर किया गया वो सबसे ज़्यादा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात और है कि तीनों के द्वारा जो कानून बनाए जाने थे उस पर अनुमोदन करना भी जरूरी था। तीनों प्रेसिडेंसियों द्वारा जो कानून बनाना था उसको भी जरूरी था, उसका अनुमोदन, यानी आपको ब्रिटिश तीनों प्रेसिडेंसियां जो कानून बनाती थीं उन प्रेसिडेंसियों द्वारा बनाए हुए कानून को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य था। तो मुझे लगता है इसमें आपके इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और यदि आप इनको बार बार रिवीजन कर लेते हैं तो पूरा हो जाता है। ओके।